नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज की जो स्टोरी है, आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, आज का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, आज की जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, वो है स्वामी प्रसाद मौर्य पर। स्वामी प्रसाद मौर्य मतलब एक बहुजन विचारधारा। आज जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का ऐलान किया है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं, तरह तरह की लोग बातें कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक और जाति वाली पार्टी आ गई है। स्वामी जो शाक्य हैं, कुशवाहा हैं, सैनी हैं, मौर्य हैं, अब इनकी भी पार्टी बन गई। तो भाई पार्टी बन गई तो क्या गलत हो गया? क्या उत्तर प्रदेश में पहले से जो पार्टियां पार्टियां स्थापित हैं, क्या वो जाति के नाम पर नहीं है? क्या उनके जो सुप्रीमो हो, इनको जो प्रमुख हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो पार्टी प्रमुख हैं, क्या वो एक जाति विशेष के लोग नहीं होते हैं? उनमें कितना बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। तो ये सब चीजों को लेकर के अलग अलग बातें की जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी बना ली, वो क्या कर लेंगे, और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी आने से कौन सा बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा या कौन सा बहुत बड़ा सियासत में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि यही सब बातें तब भी होती थी जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी। यही बातें जब मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी 1992 में बनाई थी। 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी, 1992 में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाई। इसके पहले उसके बाद उत्तर प्रदेश में और भी कई सारे क्षेत्रीय दल बने। लोकदल एक पार्टी, वो भी धीरे धीरे बनी। उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल वजूद में आया। उसके बाद पश्चिम में जो है ये पार्टियां बनी। उसके बाद पूरब में चले आइए, पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी बनाई, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। उसके अलावा अपना दल जो है वो सोनेलाल पटेल जी ने एक पार्टी बनाई, अपना दल सोनेलाल। हालांकि आज वो पार्टी दो हिस्सों में है, अपना दल सोनेलाल और अपना दल कमेरावादी। इसके बाद जन अधिकार एक पार्टी काम करती है, वो संजय चौहान के नेतृत्व में काम करती है। केशव देव मौर्य की एक पार्टी है, महान दल काम करता है। इसके अलावा राजा भैया ने अपना एक जनसत्ता दल बनाया है, हालांकि उसका वर्चस्व प्रतापगढ़ में है, लेकिन विधानसभा में जो है उनके दो कैंडिडेट, उनके दो विधायक हैं। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक निषाद पार्टी है, जो ये संजय निषाद की पार्टी है। तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए, क्या जातियों के नाम पर पहले से पार्टियां प्रतिस्थापित नहीं है? और जातियों के नाम पर पार्टियां क्यों नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी बात करती है हिंदुत्व की, सबके साथ सबके विकास में, लेकिन होता क्या है आखिर में? उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में क्या गूंजा? आरक्षण का मुद्दा, घोटाले घपलों का मुद्दा। अभी देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, उसमें 6,800 जो दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं, इनका हक मार लिया गया। इनका जो है आरक्षण का कोटा छीन लिया गया। और इसमें तो सरकार ने भी माना, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से भी माना गया कि हाँ गलती हो गई। और सरकार ने क्या किया कि दोबारा से लिस्ट जारी की और बोला कि सरकार ने बोला कि इसमें गलती हो गई, अब हम दलित और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाएंगे। लेकिन मामला हालांकि कोर्ट में, उसमें बहुत ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उस पर जब कुछ होना होगा तब आएगा। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि जातियों के नाम पर पार्टी बन रही, तो क्यों नहीं बनना चाहिए? 1977 का वो दौर याद कीजिए। 1975 तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने एक छत्र राज किया, लेकिन 77 के बाद 1977 में जब मोरार देसाई की सरकार बनी थी, तो उसमें बताते हैं कि करीब 24 दलों के आसपास जो है उन लोगों ने, 24 दलों ने मिलकर के एक जनता दल बनाया था, उसकी सरकार बनी। उसके बाद फिर गठबंधन का एक दौर आया, उसमें राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, फिर जनता पार्टी की सरकार बनी। उसी बीच में मोरारजी देसाई से लेकर के फिर उसके बाद वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, बहुत सारे लोग उसी बीच में प्रधानमंत्री बने। और आपके चौधरी चरण सिंह साहब, वो भी प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर जी बलिया वाले, वो भी प्रधानमंत्री बने। तो 1977 के बाद गठबंधन की राजनीति का मतलब, जो एक छत्र राजनीति चलती थी, वो खत्म हो गई। और 1977 के बाद गठबंधन की राजनीति का एक दौर शुरू हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि जो छोटे छोटे जातीय समूह हैं, जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो छोटे छोटे नॉन हिंदी बेल्ट हैं, तो उन्होंने जब देखा कि उनका क्षेत्र छूट रहा है, या कहीं पर कुछ विकास नहीं हो रहा है, या फिर उनके जो स्थानीय लोकल इश्यूज हैं उन पे बात कम हो रही है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने लोकल इश्यूज को लेकर के पार्टियां बनाई। वो पार्टियां सत्ता में आई,
तो उन्होंने अपने जो लोकल इश्यूज थे उनको अपने तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स करके सॉल्व करवाया। सारी बात यहीं पर छिपी है, प्रेशर पॉलिटिक्स, लोकल इश्यूज। तो भाई उत्तर प्रदेश में अगर एक और जात की पार्टी बन गई तो इसमें कौन सा आसमान, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? क्या साक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा इनकी पार्टी नहीं हो सकती है क्या? ये अपनी आवाज सत्ता तक नहीं पहुंचा सकते थे क्या? क्या ये जो है इनकी पार्टी, अगर मान लो इनके समुदाय के, इनकी जात के बीच से किसी नेता ने अपनी पार्टी बना ली तो इसमें पहाड़ कौन सा टूट पड़ा? ये तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। ये तो लोकतांत्रिक देश में हम लोग रह रहे हैं। सबको अपनी पार्टी बनाने का, अपनी विचारधारा स्थापित करने का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का, अपने धर्म की उपासना करने का सबको अधिकार है। लेकिन आप ये देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से उत्तर प्रदेश में, जब से एक नई पार्टी को लेकर के आए हैं, उसके बाद से तरह तरह की उत्तर प्रदेश में चर्चाएं चल रही हैं। पहले से जातियों के नाम पर ऑलरेडी पार्टियां प्रतिस्थापित हैं और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, अब सबसे बड़ी मुसीबत इसमें भाजपा के लिए है। भाजपा क्या करती है? भाजपा काम नहीं करती है और भाजपा क्या करती है? सबको बुलाती है कि तुम भी चले आओ, तुम भी चले आओ, तुम भी चले आओ। सोचिए 10 साल हो गए, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन को हो गए हैं। उत्तर प्रदेश वाला इंजन जो है वो 2017 में आया था, तो मोदी सरकार को 10 साल हो गए हैं। योगी सरकार ने भी 6 साल से ज्यादा का वक्त उत्तर प्रदेश में बिता लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी इतना साहस नहीं है कि वो अपने अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिशन 80 को पूरा कर सके। मतलब सब कुछ हो रहा है, राम मंदिर, धारा 370, जो भाजपा के धार्मिक एजेंडे हैं उन पर काम बहुत तेजी से हुआ है, काम भी हो रहा है, लेकिन अभी भी भाजपा को ये पता है कि जो उसके धार्मिक एजेंडे हैं, जो उसके इश्यूज हैं, जिनको लेकर के वो सत्ता में आई है, उससे उसे वोट नहीं मिलने वाला है। वोट हिंदुत्व, हिंदू और जय श्री राम से नहीं मिलेगा। वोट किससे मिलेगा? चमार से मिलेगा, अहिर से मिलेगा, पासी से मिलेगा, धोबी से मिलेगा, धानुक से मिलेगा, गडरिया से मिलेगा, मौर्य से मिलेगा, शाक्य से मिलेगा, सैनी से मिलेगा, कुशवाहा से मिलेगा, राजभर से मिलेगा, निषाद से मिलेगा, प्रजापति से मिलेगा, केवट से मिलेगा, कहार से मिलेगा, मल्लाह से मिलेगा। तो वोट कहाँ? यहाँ वोट छिपा हुआ है। तो भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, जय श्री राम की बात करती है, धारा 370 की बात करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है और ना जाने क्या क्या मुद्दे लेकर के आती है, लेकिन उसको पता है कि वोट उनके धारा 370 से, जय श्री राम से, राम मंदिर से, इनसे वोट नहीं मिलने वाला है। इसीलिए वो क्या करती है कि जातियों की गोलबंदी शुरू करती है कि एक मौर्य का एक नेता पकड़ लाओ, एक नेता पकड़ लाओ राजभर का, एक नेता जाट का पकड़ लाओ, एक नेता पासी समाज का ले आओ, एक नेता कोई बड़ा चमार बिरादरी का ले आओ। तो ये सब ला करके एक तस्वीर बनाई जाए, उस तस्वीर में, फ्रेम में सब कोई दिखे, सभी जातियों के लोग। लेकिन काम किसके लिए करना है? आपको अच्छी तरीके से मालूम भाजपा किसके लिए काम करती है। हमारा अपना संविधान है, भारत संप्रभु राष्ट्र है, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाश है और सम्राट अशोक के जमाने में जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं वही राष्ट्रीय प्रतीक आज भी इस संपूर्ण राष्ट्र भारत का है। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर की है, इसलिए हम कोट कोट नमन करते हैं, वंदन करते हैं। अभी तक भाजपा ने सब पार्टियों को एकदम गोलबंदी करके रख रखा है, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी बनी है, नई पार्टी जो है वो अस्तित्व में आई है, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगी? भाजपा को होगी। क्योंकि जो ओबीसी आबादी है उत्तर प्रदेश में करीब 50% की आबादी है और जो साक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य हैं, इनकी आबादी करीब उत्तर प्रदेश में ओबीसी के अंदर करीब 8% के आसपास है आबादी है। तो सोचिए ओबीसी का 8% हिस्सा जो है वो क्या है कि वो अब एक अलग पार्टी बना, उसकी एक अलग पार्टी बन गई है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को साक्य, मौर्य, कुशवाहा, सैनी का नेता नहीं बताते हैं, वो बहुजन समाज का नेता बताते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो राजनीति करते हैं, बहुजन आइडियोलॉजी की बात करते हैं, बहुजन विचारधारा की बात करते हैं। उनकी बात कहां से शुरू होती है? उनकी बात सम्राट अशोक से शुरू होती है। उसमें छत्रपति शाहू जी महाराज हैं, उसमें ज्योतिबा राव फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, फातिमा शेख हैं, उसमें संत गॉडगे जी हैं, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, उसमें पेरियार हैं, उसमें
उसमें मंडल की बात होती है। तो ये सब उनका जो सामाजिक ताना बाना है, हमेशा इन्हीं इश्यूज के ऊपर वो बोला करते हैं। तो वो दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीति करते हैं। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दलित और पिछड़े वर्गों का एक बहुत बड़ा धड़ा हमेशा साथ रहता है। जब वो बसपा में थे तब भी उनके साथ एक बड़ा हिस्सा जुड़ा रहा, भाजपा में आए तब भी उनके साथ वो हिस्सा जुड़ा रहा, सपा में आए तब भी वो इनके साथ हिस्सा जुड़ा रहा। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जब ताल कटोरा स्टेडियम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी बना का ऐलान किया, तो वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग थे और वो संख्या उत्तर प्रदेश से कम बल्कि देश के दूसरे राज्यों से थी। आप इस चीज का अंदाजा, स्वामी प्रसाद मौर्य की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? बसपा को नहीं, क्योंकि बसपा तो पहले से ही स्थिति काफी खराब हो चुकी है। समाजवादी पार्टी को बिल्कुल नहीं, समाजवादी पार्टी जो काम कर रही है उस पर वो आगे बढ़ती चली जा रही है। हालांकि रिश्ते खराब हुए, उसका कुछ असर जरूर पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस को बिल्कुल नहीं नुकसान होगा, क्योंकि वो कह चुके हैं कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, मतलब कांग्रेस के साथ रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से किसको होने वाली? भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? अभी बड़ी मुश्किल से वो राजभर को मना मुनू के लाई। अच्छा, राजभर को मंत्री बोलो, अब की मंत्री बनाएंगे, 8-9 महीने का समय होने वाला, मंत्री अभी बनाए नहीं, राजभर गुस्साए हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक मंत्री हमको बनाएंगे नहीं और अधिसूचना जारी हो जाएगी, मान लो अधिसूचना जारी कह रहे हैं, अधिसूचना जारी नहीं होंगी करने देंगे, और अगर मंत्री नहीं बनाए तो हम चुनाव में उनका साथ नहीं देंगे। उनके पास दूसरे भी विकल्प हैं, जयंत चौधरी को भी ले आए किसी तरीके से मान सम्मान करके, तो ये 2-3 चेहरे तो ले आए। संजय निषाद वो कहते हैं, जब से वो भाजपा में आए तब से कहते हैं अति पिछड़ी जातियों को हम अनुसूचित जात का दर्जा दिलाएंगे। उनकी ये मांग हालांकि भाजपा ने अभी तक पूरी नहीं की। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी आ गई, सबने मान लिया कि अति पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश में बहुत हालत खराब है। राजनाथ सिंह ने 2002 में इनका एक सर्वे भी करवाया था, हुकुम सिंह के साथ, उस समय मंत्री थे हुकुम सिंह, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आई थी, लेकिन वो लागू नहीं हो पाई किसी कारणवश। तो सोचिए भाजपा किस तरीके से दलित और पिछड़ी जातियों की जो नेता हैं इनकी गोलबंदी करती है। तो भाजपा की जितनी ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो दलित और पिछड़े वर्गों की पार्टियां बनेंगी, भाजपा की हालत उतनी ज्यादा खराब होगी। उत्तर प्रदेश में आप वो दौर याद कीजिए जब एक समय में कांग्रेस की एक छत्र सरकार हुआ करती थी और उसके बाद भाजपा सत्ता में आई काफी ज्यादा वजूद के साथ। लेकिन 1992 में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तब भाजपा को लगता था कि भाजपा सत्ता से हटेगी नहीं, और 1992 में खूब नारा लगा जय श्री राम जय श्री राम, और 1992 में बाबरी विध्वंस वाला कांड भी हुआ। लेकिन उसके बाद जब दलित और पिछड़ी जातियों ने गोलबंदी की और एक नारा लगा कि मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो सोचिए भाजपा उस समय प्रचंड राम लहर चल रही थी, प्रचंड राम लहर। उस समय तो मंदिर था भी नहीं, उस समय ये हो रहा था कि मंदिर बनाया जाएगा, मंदिर बनाएंगे। सोचिए जब वो प्रचंड लहर चल रही थी, उस समय बाबरी मस्जिद का वजूद हालांकि था, विध्वंस हो चुका था, लेकिन उसका अस्तित्व था वहां पर। तो सोचिए जब उस प्रचंड लहर में 1992 में भाजपा को सपा और बसपा ने मिलकर हरा दिया था, तो उस समय तो सोशल मीडिया का इतना जमाना नहीं था, लोग जागरूक नहीं थे। आज जो है जहां पर भी मीटिंगें होती, जहां पर भी लोग मिलते हैं, हर एक चीज बहुजनों के बीच में पहुंच रही। तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत होने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी को होने वाली है स्वामी प्रसाद मौर्य से। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य इतना दहाड़ के बोलते हैं, इतना इतना मतलब उनकी आवाज गूंजती है और उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी रहती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो नई पार्टी आई है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, इससे सबसे ज्यादा अगर कोई घबराया हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस आइडियोलॉजी को लेकर के चलते हैं वो बहुजन समाज पार्टी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं, समाजवादी पार्टी में दोबारा भी हाथ मिला सकते हैं, वो कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, सेकुलर पार्टियों के साथ तो वो जा सकते हैं, लेकिन भाजपा के साथ वो इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाना उनके जीवन की पहली और आखिरी भूल थी, अब दोबारा से वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। मतलब आप समझ लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के अलग पार्टी बना लेने से सबसे ज्यादा अगर किसी को सियासी तौर पे नुकसान होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, और 2024 में इसका पता भी चल जाएगा। कहते हैं कि जो भारत है वो भारत जो है वो अलग अलग फूलों का गुलदस्ता है।
तो अलग अलग फूलों के गुलदस्ते को मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि वो फूल क्या हैं, वो जातियां हैं। भारत में दुबे जी भी रहेंगे, त्रिवेदी भी रहेंगे, चतुर्वेदी भी रहेंगे, मिश्रा जी भी रहेंगे, शुक्ला जी भी रहेंगे, तिवारी भी जी रहेंगे, उपाध्याय जी भी रहेंगे, चमार भी रहेंगे, गौतम जी भी रहेंगे, लोहार भी रहेंगे, पासी भी रहेंगे, बढ़ई भी रहेंगे, कहार भी रहेंगे, यादव जी भी रहेंगे, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी भी रहेंगे, गुप्ता जी भी रहेंगे, ठाकुर साहब भी रहेंगे, राजपूत साहब भी रहेंगे, सैनी साहब भी रहेंगे, कहार, केवट मल्लाह भी रहेंगे। तो भारत को जो कहा जाता है कि ये अलग अलग फूलों का गुलदस्ता है, तो ये फूल क्या है? ये फूल हैं भारत की अलग अलग जातियां। भारत में 6000 से ज्यादा जो जातियां हैं वही ये फूल हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है वो अलग अलग फूलों का गुलदस्ता है। तो गुलदस्ते में अगर आप यादव जी को खाली रख लिए, गौतम जी को अगर आप रख लिए, पंडित जी को रख लिए, ठाकुर साहब को रख लिए या उपाध्याय साहब को खाली रख लिए, बाकी लोग छूट गए, तो क्या होगा? गुलदस्ते से अच्छी महक नहीं आएगी। अगर आपको गुलदस्ते से अच्छी महक लेना है, आप चाहते हैं कि वो गुलदस्ता खूब बढ़िया महके और खूब बढ़िया उससे खुशबू आए, सुगंध आए और उसमें खूब बढ़िया वो बढ़िया चहकता रहे, गुलदस्ता अच्छा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस गुलदस्ते में सबको मिलाना पड़ेगा, उस गुलदस्ते में सबकी हिस्सेदारी मिलानी पड़ेगी, उस गुलदस्ते में सबकी भागीदारी शामिल करनी पड़ेगी, उस गुलदस्ते में सबको हिस्सा देना पड़ेगा, सभी रंगों को मौका देना पड़ेगा, तभी हम कह पाएंगे भारत जो है वो एक बढ़िया गुलदस्ता है। इसीलिए कहते हैं कि भारत जो है वो एक गुलदस्ता है, लेकिन उस गुलदस्ते में सबको शामिल करना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहने से नहीं होगा, उस गुलदस्ते में आपको सबको शामिल करना पड़ेगा, तभी सबका साथ, सबका विकास का जो सपना है वो चरितार्थ हो जाएगा। वरना 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6,800 का दलित पिछड़ों का हक मारा गया है, वो सबको पता है। अभी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में लालजी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई दलित ये इंद्रजीत सरोज समेत कई दलित और पिछड़े, ये समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर समेत कई लोगों ने विधान परिषद में, विधानसभा में मुद्दा उठाया था कि अभी मेडिकल कॉलेजेस में कई सारी भर्तियां हुई, नर्सिंग की भर्तियां हुई, मेडिकल स्टाफ की भर्तियां हुई, तो उनमें आरक्षण की जो क्या हुई है, वो धांधली हुई है। तो आप अगर सबका साथ, सबका विकास कहते हैं, तो उसे जो है वो आपको चरितार्थ भी करना पड़ेगा, वो करके दिखाना पड़ेगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो नई पार्टी आई है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, अब देखना है कि उत्तर प्रदेश में 2024, मैं 2024 में स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी को देख रहा हूं कि वो कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे उसका जो है वो सियासी उत्थान होता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य 2024 में वो चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब 2027 में, अभी तो लोकसभा के चुनाव हैं, देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहां से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन असली खेला, जो असली खेला उत्तर प्रदेश में होगा, वो कब होगा? 2027 में। जी, 2027 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, तो जैसे भाजपा वाले मौर्य जी इंपॉर्टेंट हैं भाजपा के लिए, उसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य भी सबके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो सबके लिए सियासी मजबूरी बन जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इतना बड़ा धड़ा, इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा उनके पास एक कंपैक्ट वोट है, काडर वोट बैंक है। तो मैं अभी 2024 से ज्यादा 2027 में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की भूमिका को देख रहा हूं। 2027 में आप देखिए कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें कितनी अहम भूमिका होगी। तो मित्रों, ये था स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी और दूसरी पार्टियों से जो बहुजन पॉलिटिक्स हो रही है उसको लेकर के एक एनालिसिस मैंने की है। ये आपको कैसी लगी, इस पर आप अपने विचार, इस पर आप अपने कमेंट हमें जरूर बताएं। इससे मिलते जुलते आपको और भी स्टोरी में बताऊंगा। और मित्रों, आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि बहुजन पॉलिटिक्स को, दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित समाज की राजनीति को, पिछड़े वर्गों की राजनीति को एक बड़ा मंच बनाया जा सके और जो चीजें छूट जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया से, उन पर एक चर्चा की जा सके। बहुत जल्द इस चर्चा में मैं आप लोगों को भी शामिल करूंगा। आपसे अपील है
कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज को एक बड़ा मंच बनाया जा सके। धन्यवाद।